मनोचित्र कथा, ये इसका टाइटल कवर रहा। डार्क टेल्स सीरीज की कॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। वैसे भी मनोज कॉमिक्स लीडिंग ब्रांड होता था। सेठ बलराम खन्ना अपनी कोठी में अकेले थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वह स्टडी में आकर बैठ गए और एक पुस्तक पढ़ने में लीन हो गए। इस दिलचस्प किताब को पूरा पढ़कर ही आज यहाँ से उठूँगा। तभी मौत ने खिड़की से बाहर झाँका था। बूढ़ा अकेला ही है, आज काम बन जाएगा। सेठ बलराम पुस्तक पढ़ने में इतने मगन थे कि अपने पीछे मौत की आहट भी न सुन सके। अपनी गर्दन को दो शक्तिशाली हाथों के शिकंजे में जकड़े देख वे चौंके। फिर जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ। विजय मौत को मिली, मर गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर सावन पुलिस स्टेशन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। स्टार किंग नामक स्टीमर समुद्र में डूबा, 5 नाविक मरे। तभी फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर सावन फोन उठाकर रथ पर बैठा रह गया। पुलिस दल के साथ इंस्पेक्टर सावन तुरंत ही रवाना हो गया। मैं सेठ बलराम खन्ना का भाई मुकेश खन्ना बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। सेठ जी की हत्या हो गई है, तुरंत आइए। सेठ बलराम की लाश स्टडी में ही पड़ी थी। पुलिस अपने काम में लग गई। लाश का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सावन को बताया, इनको मरे हुए 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, यानी मौत कल दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हुई है। 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हुई है। इंस्पेक्टर सावन ने अपनी तफ्तीश आरंभ की। मिस्टर चंद्रा, आप सेठ जी के वकील हैं, क्या आप बता सकते हैं उनकी मौत से सबसे अधिक लाभ किसे होगा? सेठ जी को अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपनी जायदाद 3 आदमियों का लाभ छोड़ गए हैं। एक सेठ का भाई मुकेश खन्ना, दूसरा उनका भतीजा राजन मेहरा, तीसरा उनका भांजा कपिल सिंह। इंस्पेक्टर सावन ने सेठ बलराम खन्ना के तीनों वारिसों में से एक को एक कमरे में बुलाया। सेठ बलराम खन्ना की मृत्यु का मुझे अफसोस है, लेकिन उनका हत्यारा बचेगा नहीं, जो कि तुम तीनों में से एक है। आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं ठीक कह रहा हूँ। सेठ जी की दौलत में से अपना हिस्सा जल्दी प्राप्त करने के लिए तुम में से किसी एक ने उनकी हत्या की है। मुझे एक एक करके बताओ कि कल दोपहर 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम कहाँ थे? सबसे पहले मुकेश खन्ना ने अपनी कहानी सुनाई। मैं कल दोपहर 1 बजे काम के सिलसिले में पूना के लिए रवाना हुआ था। 4 घंटे के सफ़र के बाद जब मैं पूना पहुंचा तो शहर से कुछ पहले मुझे 2 व्यक्तियों ने रोका। यस, अगर आप पूना शहर तक जा रहे हैं तो हमें लिफ्ट दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन कुछ दूर आगे चलने पे ही। तुम शहर की ओर नहीं जाओगे मिस्टर? उन्होंने मुझे गाड़ी को सुनसान जंगल में ले जाने को विवश कर दिया। गाड़ी के रुकते ही मेरी नाक पर बेहोशी की दवा और में भीगा रुमाल रख दिया। बस यही रुको। बस होश आया तो मैंने स्वयं को गाड़ी में अकेला पाया। वह लुटेरे मेरे पर्स और रिश्तवा से ले गए थे। पता नहीं मेरा क्या होगा। उस स्थिति में मेरा पूना जाना बेकार था, इसलिए मैं वापस मुंबई आ गया और सुबह के 7 बजे अपनी कोठी पर पहुंच गया। इंस्पेक्टर सावन कहानी सुनकर सोच में डूब गया। फिर बोला, तुम्हारे इस बयान में कोई भी ऐसा गवाह सामने नहीं आया है जो इस बात की गवाही दे सके कल दोपहर 2 बजे और 6 बजे दोपहर 6 बजे और 2 बजे से 6 बजे के बीच तुम उसके साथ थे? खैर, बाद में देखेंगे, पहले शेष 2 लोगों का बयान सुना जाए। राजन मेहरा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मुझे राफ्टिंग का शौक़ है इंस्पेक्टर। राफ्ट लेकर मैं समुद्र में दूर तक निकल जाता हूँ। कल दोपहर 1:30 बजे मैं राफ्ट में अकेला समुद्र की सैर को निकला था। हवा तेज़ थी और समुद्र में लहरें उठ रही थी। मेरा राफ्ट तट से लगभग 8 मील दूर पहुँच चुका था। अब वापस चलना चाहिए। उस समय शाम के 4:30 बजे होंगे। अचानक मेरे राफ्ट में छेद हो गया। ओह फिस! जिस गति से राफ्ट की हवा निकल रही थी उसे देखकर मैं समझ गया कि तट पर वापस नहीं पहुंचेंगे। 1 घंटे के भीतर राफ्ट को डूब जाना था। अब क्या करूं? 8 मील तो मैं तैर कर नहीं जा सकता। तभी बहुत शायद
दूर शायद 2 या 2.5 मील की दूरी पर मुझे एक स्टीमर दिखाई दिया। उसे मदद के लिए बुलाना चाहिए। मैंने जेब से टॉर्च निकालकर स्टीमर को SOS का सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया। स्टीमर से मेरा सिग्नल देख लिया गया। थैंक गॉड वह मेरी ओर आ रहा है। निकट आने पर मैंने वो देखा कि स्टारफिश नामक स्टीमर था। उस पर 5 नाविक सवार थे। उन्होंने मुझे स्टीमर पर खींच लिया। बस यही मेरी कहानी है। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए अपने फ्लैट पर जाकर सो गया। फिर सुबह को ही जागा। 7 बजे उन्होंने मुझे तट पर लाकर छोड़ दिया और वापस चले गए। थैंक यू। तुम उस स्टारफिश की तो बात नहीं कर रहे हो जो अपने 5 नाविकों के साथ रात समुद्र में डूब गया है? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। सुबह अखबार में मैंने पढ़ी थी। वो यानी हत्या के समय तुम्हारे समुद्र में होने की जो लोग गवाही दे सकते थे वे डूब कर मर चुके हैं और तुम्हारे पास भी कोई गवाह नहीं है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं चरस का नशा करता हूँ। कल मैं अपने बहुत निजी मामले को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए 12 बजे के लगभग अकेले ही सेंटर पार्क के एक एकांत कोने में जा पहुँचा। यहाँ बैठकर विचार करता हूँ। परेशानी की हालत में मैं एक के बाद एक 2-3 चरस भरी सिगरेट पीता चला गया। आह, और नशे में इतना धुत हो गया कि वहीं बेंच पर लुढ़क कर सो गया। खुर और नशे में इतना धुत हो गया कि वही बेंच पर लुढ़क कर सो गया। खुर जब जगा तो रात के 8 बज रहे थे। उफ, 5-6 घंटे सोता जा रहा हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है। पास से उठकर मैं सीधा घर आ गया और सो गया। बहुत खूब। यानी तुम्हारे पास भी कोई ऐसी गवाह नहीं है जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे सके। तीनों की कहानियाँ सुनने के बाद इंस्पेक्टर सावन तीनों की कहानियाँ सुनने के बाद इंस्पेक्टर सावन काफ़ी देर तक सोच में डूबा रहा। फिर हथकड़ी लेकर उठा। तीनों में से एक का बयान मनगढ़ंत और बनावटी है। जिसने झूठी कहानी बनाई है उससे गलती भी हुई है और अपनी गलती मैं पहचान चुका हूँ। तीनों की कहानियाँ सुनने पर इंस्पेक्टर सावन काफ़ी देर तक सोच विचार में डूबा रहा। फिर हथकड़ी लेकर उठा। तुम तीनों में से एक का बयान मनगढ़ंत और बनावटी है। जिसने झूठी कहानी बनाई है उसे एक गलती भी हुई है और गलती मैं पहचान चुका हूँ। अगले पल इंस्पेक्टर सावन ने आगे बढ़कर राजन मेहरा को हथकड़ी पहना दी। ये क्या है इंस्पेक्टर? शट अप, तुम ही कातिल हो। तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम्हारी किश्ती पंक्चर 4:30 बजे हुआ था और तुमने स्टारफिश स्टीमर को 2.5 मील दूर से देखा और स्टार्च से SOS का सिग्नल देकर उसे निकट बुलाया। बस यहीं तुम चूक गए। 4:30 बजे दिन निकला होता है, यानी सूरज नहीं डूबा होता। फिर भला 2.5 मील से दूर से एक छोटी सी चार्ज के प्रकाश द्वारा दिया गया सिग्नल कैसे देखा जा सकता है? दरअसल तुमने सुबह के अखबार में स्टारफिश के डूब जाने की खबर समाचार को आधार बनाकर झूठी कहानी रच डाली थी। दरअसल तुमने सुबह के अखबार में स्टारफिश के डूब जाने के समाचार को आधार बनाकर झूठी कहानी रच डाली थी। राजन मेहरा मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने झूठी कहानी बनाई थी। मैं कातिल हूँ। चाचा को मैंने मारा है। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक बड़ी चट्टान पर बना यह पुराना मकान सोचने पर अंसार अख्तर जी अभी भी फेसबुक वगैरह पे दिखते हैं, महान लेखक। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच एक बड़ी चट्टान पर बना यह पुराना मकान सोचने पर विवश करता है कि इस वीराने में यह कारनामा किस सिरफिरे ने अंजाम दिया होगा।
हर रोज़ की तरह आज भी मकान की दीवारों से स्वर फूट रहा था। आओ, मुझे तलाश करो, मैं तुम्हारा भाग्य हूँ, मुझे ढूंढ निकालो। अचानक मकान की दीवारों से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। यह खजाना तुम्हारे लिए है, तुम इसके मालिक हो, उठो और अपनी तकदीर को ढूंढ निकालो। जुगल देसराज चौंक कर बिस्तर से उठ बैठा। उफ, फिर वही सपना। उसकी पत्नी लाजवंती भी जाग गई। क्या हुआ जुगले? आज फिर वही सपना, वही मकान, खजाने वाली बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। सुबह तुम्हें तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलूँगे। सुबह तो मैं ट्रक लेकर दीनापुर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद सोच देखेंगे। वास्तव में जुगल देसराज ट्रक ड्राइवर था। अगली सुबह वह दीनापुर के लिए रवाना हो गया। रात 8 बजे उसने दीना पर पहुंचकर ट्रक खाली किया। जल्दी उतारो भाई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। माल उतारते ही वह ट्रक लेकर किसी ढाबे की तलाश में निकला। खाना खाकर ट्रक में ही सो जाऊंगा। रात के समय पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना ठीक नहीं होता। अचानक उसे ब्रेक लगाने पड़े। अरे, क्या चाहता है ये? चर चर। ट्रक रुकते हुए व्यक्ति उसके बराबर आ बैठा। चलो। कहाँ चलो भाई? फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। समय नष्ट मत करो, मुझे सुबह से पहले राजनगर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। माल? अगर यह बात है तो मैं अपनी भूख को भूल जाता हूँ। उसने तक मोड़कर राजनगर की राह पकड़ी। रास्ते में इन खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाने में बहुत खतरा होता है। डरो मत, तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं आएगा। 2 घंटे की यात्रा के बाद, जरा ट्रक रोकना। रोकता हूँ, जल्दी निपट आना। ट्रक के रुकते ही वह व्यक्ति अंधेरे में खो गया। बड़ी देर लगा दी उसने। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद, कहाँ चले गए भाई? उसने आवाज़ लगाई उस व्यक्ति को। टॉर्च का प्रकाश साइड में डालकर ढलान कर रास्ते पर पड़ा। यह रास्ता पहले मैंने कभी नहीं देखा था। स्वयं उसके पांव उस मार्ग पर उठते चले गए। लगभग आधा मील चलने के बाद, अरे आगे तो रास्ता बंद है। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई। ओह, ये तो वही मकान है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लेकिन यह सपना नहीं था। जुगल सचमुच उस मकान के सामने खड़ा था जिसे वो वर्षों से हर रात सपने में देखता आ रहा था। विश्वास तो नहीं आता, लेकिन क्या सचमुच यह मेरा भाग्य बंद है? उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई। मकान का दरवाज़ा लगभग टूट चुका था, बिल्कुल खाली है। भीतर 2 कमरे और एक हॉल था। हॉल के बीच में एक दीवार खड़ी करके उसे भी 2 भागों में बांट दिया गया था। हॉल के बीच में यह दीवार कुछ अजीब सी लगती है। तभी वो चौंक पड़ा। तो आखिर तुम अपनी मंजिल पर आ ही गए। कौन? वह कंबलधारी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। डरो मत, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। कैसी अमानत? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाग्य हूँ और यह तुम्हें तुम्हारे पिता की याद दिलाना चाहता हूँ। पिताजी? ज़रा बताओ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था और वह क्या करते थे? मेरे पिता का नाम किशोर था, किशोर देसराज था, और वह भी मेरी तरह ट्रक ड्राइवर थे। बिल्कुल ठीक कहा। किशोर अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बैंक का ट्रक ड्राइवर था। कंबलधारी ने एक कहानी सुनानी आरंभ की। यह सन 1945 की बात है। किशोर ने बड़े गुप्त रूप से इस वीरान स्थान पर इस मकान का निर्माण कराया। अगर मेरी योजना सफल रही तो मैं इस मकान की मदद से एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मकान बनाने में उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी लगा दी। आखिर मकान बनकर तैयार हो गया। लगभग 1 महीने बाद वह दिन आ पहुंचा जिसका किशोर को बेचैनी से इंतजार था। बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया था। किशोर, बैंक में रखी सोने की ईंटों को हेडक्वार्टर पहुंचाने का आदेश आया है। ये सोना तुम्हें अपने ट्रक में ले जाना होगा। वास्तव में किशोर को यह बात 6 महीना पहले पता लग गई थी कि अंग्रेज़ सरकार पूरे देश के बैंकों में रखे सोने को राजधानी मंगा रही है ताकि वहाँ से उसे ब्रिटेन भेज सके। मुझे इसी दिन का तो इंतज़ार था। चोर के घर चोरी करने को मैं पाप नहीं समझता। सोने की पेटियाँ उसके ट्रक में लादी गईं। 10 बंदूकधारी गार्ड्स भी ट्रक में आ सवार हुए।
ट्रक अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। घर घर घर। किशोर बहुत खुश था। मेरी योजना बहुत सीधी सादी है। जैसे ही वह ढलानदार रास्ता आएगा, मैं ट्रक उधर मोड़ दूंगा और स्वयं बाहर कूद जाऊंगा। घर घर घर। अनियंत्रित ट्रक ढलान पर दौड़ता चला गया। घर घर आ। फिर वह आगे खड़ी चट्टान के साथ टकराया। धाड़। किशोर जब वहां पहुंचा, वही हुआ जो मैंने सोचा था। ट्रक में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। कुछ देर बाद यह ट्रक की तलाश शुरू हो जाएगी, लेकिन इस वीराने रास्ते की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तब तक यह मुझे सोना यहाँ से हटाना होगा। कड़े परिश्रम के द्वारा उसने सोने की सारी पेटियां अपने मकान पहुंचा दी। हा हा हा। उसके बाद उसने अनोखी योजना पर अमल शुरू किया। कुछ सोच भी नहीं सकता कि सोने की ईंटों से यह दीवार भी बनाई जा सकती है। उन ईंटों को जोड़ने के लिए मैंने एक विशेष मसाले का प्रबंध किया है। पूरी रात काम करके उसने दीवार पूरी कर दी और सुबह से पूर्व उस पर प्लास्टिक कोट करना आरंभ कर दिया। दीवारों को दोनों ओर से उसने मैले और भद्दे रंग से ढांप दिया। हा 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 हा। अब कोई नहीं कह सकता कि यह कोई सोने की दीवार है। इस काम से निपटकर उसने बाहर पड़े ट्रक और मलबे और लाशों को आग लगा दी। अब यही समझा जाएगा कि डाकुओं के किसी गिरोह ने सोना लूटा और ट्रक तथा सिपाहियों को जलाकर ख़त्म कर दिया। इस कहानी को सुनाकर वह कंबलधारी कुछ क्षण के लिए रुका, फिर आगे बोला। दुर्घटना का पता तो थोड़े ही समय बाद लग गया, लेकिन अधिकारी दूसरे दिन यह जान सके थे कि ट्रक के साथ क्या हुआ। उन्होंने इस लूट की वारदात ही समझा और अन्य लोगों के साथ किशोर को भी मृत समझ लिया। किसी का भी ध्यान इस मकान की ओर नहीं गया, और भला कोई सोच भी नहीं कैसे सकता था कि खाली पड़े एक मकान में किसी ने करोड़ों का सोना छुपा कर रखा है। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिताजी ने सोना लूटकर इस मकान में छुपा दिया था? कंबलधारी ने नीचे से कोई चीज़ उठाकर उस दीवार को खुरचा। सबूत तुम्हारे सामने है। हे भगवान, ये तो सोना है। हाँ, लेकिन किशोर इसका मालिक बनने का शौक पूरा न कर सका। कई महीनों बाद जब वह सोना निकालने जा रहा था तो उसकी बस खड्डे में जा गिरी और वह मारा गया। तभी से यह सोना लावारिस पड़ा हुआ है। लेकिन तुम सब यह कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं हूँ नहीं, कभी था बेटे। उसने चेहरे पर से कंबल हटाया। पिताजी? हाँ मेरे बेटे, मैं अब इस संसार में नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह इन पहाड़ियों में भटकती रही। मैं इस सोने को अपने वारिस यानी तुम्हें सौंपना चाहता था। आज बहुत दिनों के बाद मुझे सफलता मिल ही गई। अब यह सोना तुम्हारा है। अगले पल वुश। पिताजी। जुगल हड़बड़ाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे यह पाप की दौलत नहीं चाहिए पिताजी। सुबह को पुलिस पार्टी के साथ दोबारा वहाँ पहुँचा। वेल डन मिस्टर जुगल, आपने यह सोना सरकार के हवाले करके बहुत बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया है। आपको इस दौलत का 10% सरकार इनाम के रूप में देगी। लेकिन आपको इसका पता किस प्रकार लगा? जुगल ने जो बताया उन्हें सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिरी रात। पिछले 25 वर्षों से सोनापुर गांव में हर अमावस्या को एक इंसान की रहस्यमय मौत होती आ रही है। ओह, इस बार तो सरपंच का बेटा मारा गया। इसका खून पी लिया है दरिंदे ने। अगली अमावस्या पर गांव के कुछ बहादुर युवक दरिंदे का मुकाबला करने को तैयार थे। आज हम इस खूनी परंपरा को मिटाकर ही दम लेंगे। दरिंदा बचकर न जा सकेगा। जल्दी ही उनका दुश्मन दिखाई दे गया। अरे वो देखो, गुर्र गुर्र। एक युवक ने तीर छोड़ा। गुर्र गुर्र खचाक। भेड़िया टीले से नीचे गिरा और उसके शरीर में बड़ा विचित्र परिवर्तन हो गया। जमींदार राजा साहब का रूप ले चुका था मृत भेड़िया। गांव वाले के रोंगटे खड़े हो गए। भेड़िया राजा साहब कैसे बन गया? मेरे परिवार वालों को बुलाओ जल्दी। राजा साहब के तीनों बेटे, दामाद तथा पुत्री को हवेली से बुलाया गया।
तीनों बेटे और दामाद तथा पुत्री को हवेली से बुलाया गया। पिताजी, हम क्या सुन रहे हैं? आप भेड़िया बनकर? हाँ मेरे बच्चों, मुझ पर बुरी आत्मा का श्राप है। हर अमावस्या को मैं दरिंदा बन जाता था, लेकिन आज मेरी कहानी का अंत हो गया है। मगर क्या? बताइए पिताजी। बड़ी दुखद बात है बेटा। मेरी एक संतान पर भी इस श्राप का प्रभाव है। मेरे मरने के बाद वो मेरी जगह संभाल ले लेगा। बात पूरी किए बिना ही राजा साहब ने प्राण त्याग दिए। राजा साहब ने क्रियाकर्म के बाद परिवार के सदस्य एक हॉल में एकत्र हुए। पिताजी के कथनानुसार हम में से किसी एक के शरीर में वह दरिंदा मौजूद है। वह खुद तो अपने विषय में बताएगा नहीं और उसे हमें खोजना भी जरूरी है। मेरा मानना है कि इस समस्या का समाधान आने वाली अमावस्या को ही होगा। वो जो भी होगा, अमावस्या पर वह दरिंदे का रूप धारण करेगा। जिया जी ठीक करें, अमावस्या तक हम एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। अमावस्या भी आ पहुंची। आप सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाए, लेकिन मैं अपने कुत्ते को के साथ यही पहरा दूंगा और उस दरिंदे को पहचानने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम खुद भी तो वो दरिंदे हो सकते हो। राजा साहब ने कहा था कि उनकी संतानों में से कोई एक दरिंदा है और मैं उनके दामाद हूँ, दरिंदा नहीं, संतान नहीं। बात सबकी समझ में आ गई और वे उठकर अपने कमरों में चले गए। आधी रात के समय, उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना पसीना। अगले पल उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। मैं भेड़िया बन रहा हूँ। अशोक अपने कुत्ते के साथ बगीचे में था। भाव भाव। क्या बात है शेरू? अचानक भेड़िया सामने आ गया। गुर्र। शेरू की बहादुरी से उसके मालिक की जान बच गई। गर्र गर्र भाव 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 भाव। तभी रमेश वहाँ आ पूछा। धाएं। वो भाग गया। रमेश, आप ठीक तो हैं जिया जी? मेरी चिंता छोड़ो, उस दरिंदे का पीछा करो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर आने से पहले मैं सबके कमरे चेक कर आया हूँ कि वह दरिंदा कौन है। कौन है मुझे भी बताओ। अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम सबके आंखों के सामने ही उसका अंत करूँगा। अगली सुबह रमेश ने पूरे परिवार को एकत्र किया। मैं उस दरिंदे को पहचान गया हूँ और मेरी उससे विनम्र विनती है कि वह स्वयं अपना राज खोल दे। मगर इससे क्या होगा रमेश भैया? वह हम में से एक है, हमारा खून है। हम उसको क्या सज़ा दे सकते हैं? सज़ा तो देनी ही पड़ेगी मीरा, वरना वह न जाने कितनी जाने और ले लेगा और ले डालेगा। तो क्या उसे मार डालेंगे? हाँ, अपने परिवार को और बदनाम होने से बचाने के लिए हमें यह करना ही होगा। तो फिर बताओ कौन है वह दरिंदा? मैं चाहता हूँ कि वह अपना नाम खुद बताए। यह संभव नहीं है। भला कोई अपने आप को मौत के हवाले क्यों करेगा? उसे करना ही पड़ेगा। मैं तुम सबको आज शाम तक का समय देता हूँ। तो क्या उसे मार डालोगे? हाँ, अपने परिवार को और बदनाम होने से बचाने के लिए हमें यह करना ही होगा। तो फिर बताओ कौन है वो दरिंदा? मैं चाहता हूँ कि वो अपना नाम खुद बचाए। मैं तुम सबको आज शाम तक का समय देता हूँ। या तो वो दरिंदा स्वयं को पेश कर दे, वरना आज डिनर पर वह मेरे हाथों मारा जाएगा। सब उठकर कमरों की तरफ चल लिए। अगर रमेश सचमुच मुझे पहचान चुका होता तो इतना नाटक न करता। वो अंधी चाल चल रहा है, लेकिन मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगा। तभी गुर्र भौ भौ। अरे हो! संयोगवश अशोक वहाँ पहुँचा। सरयू स्टॉप डेट। ये क्या हरकत है? तुम्हारे यह कुत्ता पागल तो नहीं हो गया जीजा जी? पागल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने तुम पर हमला क्यों किया? यह आश्चर्य की बात है। कुत्ते ने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब सचमुच मेरा जीवन खतरे में है। शाम के समय रमेश ने हवेली के नौकरों को छुट्टी दे दी। कल सुबह तक के लिए तुम लोग आज़ाद हो। आज डिनर मैं स्वयं सर्व कर दूंगा। जी मालिक। रमेश ने नौकरों को हवेली से बाहर भेज दिया, यानी वह सचमुच मुझे मार डालने का निर्णय ले चुका है। उसने अपनी तलवारी खोली। उसने अपनी अलमारी खोली।
पोटेशियम साइनाइड, अब मैं देखूंगा वे मुझे कैसे मार सकते हैं। वह सीधा किचन में पहुंचा। इसके सिवाय अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने खाने में मिला दिया उस जहर को। रात्रि 9 बजे रमेश ने स्वयं डिनर टेबल पर से जाई। मैंने पूरी तैयारी कर ली है उसे समाप्त करने के लिए। मुझे हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद वह परिवार के सदस्य पहुंचने लगे थे। अभी तक किसी ने भी सामने आकर स्वयं को दरिंदा नहीं बताया। रमेश भैया, कुछ देर और प्रतीक्षा करो। राजेश भी वहां पहुंचा। राकेश कहाँ है? वह अभी तक नहीं आया। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। सुनो मीरा। मगर मीरा रुकी नहीं। राकेश के कमरे में। अरे, वह तो यहाँ नहीं है। उसकी नज़र तकिए पर पड़ी है। राकेश कोई संदेश छोड़ गया है। डाइनिंग रूम में आकर उसने संदेश पढ़कर सुनाया। मैं डिनर पर आप लोगों का साथ नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैं एक ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तो वह भाग गया। हाँ मीरा, राकेश ही वह दरिंदा है। पहले खाना खा लिया जाए, फिर इस विषय में बात करेंगे। मगर यह डिनर उनका अंतिम भोजन सिद्ध हुआ। आह, उफ, हिच। पोटेशियम साइनाइड ने किसी को दूसरा सांस नहीं लेने का अवसर भी नहीं लेने दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। हाँ हाँ हाँ, सब सो गए। अब यह राज कोई नहीं जानता कि मैं एक दरिंदा हूँ। आई एम सॉरी। मैं आपके साथ डिनर तो नहीं कर सकता, मगर अपनी सफलता का एक जाम अवश्य पीऊँगा। कुर्सी पर बैठते ही उसके वजन से वह कमानी दब गई जिसका कनेक्शन रमेश ने दीवार पर छुपाए तीर कमान से कर रखा था। साएं। तीर का निशाना राकेश की कुर्सी थी। खच। राजा साहब के परिवार ने मरने के बाद भी दरिंदे का अंत कर दिया था। समाप्त। तो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी लगी हो आपको स्टोरी। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए आप लोग। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।